चलिए नया टॉपिक देख लेते हैं। एडवांस टैक्स का एक चैप्टर है छोटा सा, वो टारगेट करते हैं। सिंपल चैप्टर, एडवांस टैक्स, इंफॉर्मेटिव, वेरी इजी, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। देख लेते हैं क्या, पेज नंबर 193। अब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में जब इंट्रोडक्शन लेवल पे बात कर रहे थे ना, तब हमने देखा था कि भाई एडवांस टैक्स का एक तरीका होता है चार्ज करने के लिए। मतलब इनकम टैक्स अगर किसी से वसूल करना है तो या तो रिटर्न फाइल करेगा तब वसूल कर लो, या फिर एडवांस टैक्स के फॉर्म में चार्ज कर लो, या टीडीएस के फॉर्म में डिडक्ट कर लो। तीन ऑप्शन रहते हैं। अब उसमें से एक ऑप्शन हम ये देख रहे हैं, दैट इज एडवांस टैक्स। ये 2007 के अराउंड कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब चिदम्बरम जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी भी एक्टिव पॉलिटिशियन है कांग्रेस की तरफ से। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि एडवांस टैक्स जैसा सिस्टम होना चाहिए, और ज्यादा कोई अनफेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर इम्प्लीमेंट किया भी है, उन्होंने बोला कि यार एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके बाद जुलाई में सितंबर में लोग रिटर्न भरते हैं, तब हमें वो टैक्स का पैसा मिलता है। तो पूरा साल हम सरकार चलाते हैं बिना पैसों के, ऐसे समझ लो। इस साल की कमाई अगले साल मिलती है, अगले साल की कमाई उसके अगले साल मिलती है, तो वो साइक्लिक वे में आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। उसकी वजह से हमें वो पूरा साल सरकार चलाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, उसमें सरकार का इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। तो इससे बेटर है कि भाई जब हर किसी की इनकम रेगुलर इंटरवल पे होती है, आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी हर महीने मिलती है ना, ऐसा थोड़ी होगा पूरा साल खत्म होने के बाद आपको पैसे देंगे, तो पूरा साल सर्वाइव कैसे करोगे? वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आता है। तो उन्होंने सजेस्ट ये किया, पे एज यू अर्न मॉडल, ये नाम रखा। जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा टैक्स भरते जाओ उसी साल में, जो आपका फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर चल रहा है उसी में। डोंट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। अब बोले सर ये कैसे होगा, अभी हमें क्या पता कितना कमाने वाले हैं? अरे ऐसा होता नहीं है, कितना कमाने वाले हैं वो एक रफ आइडिया सबको होता है। अब मैंने लास्ट ईयर कितना कमाया उस बेसिस पे मैं थोड़ा तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इस साल कितना कमाऊंगा। अगर सैलरी हूँ तो पैकेज तो फिक्स है ना, सैलरी तो मिल ही रही है हर महीने, तो स्टार्टिंग में गिन सकता हूँ कि पूरे साल में कितना कमाने वाला हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है अप्रोक्सीमेटली पता करना कि आप पूरे साल में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ सकती है। तो अप्रोक्स बेसिस पे तो गिन ही सकते हैं ना। गवर्नमेंट ने बोला कि हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए, आप मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट अप्रोक्सीमेट बेसिस पे भर दो, साल के एंड में तो हिसाब करेंगे, जो प्लस माइनस होगा वो एडजस्ट कर लेंगे। ज्यादा भर दिया तो रिफंड ले जाना, कम भरा तो बाकी का डिफरेंस का पे कर देना। तो ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस हुई और इसके बेसिस पे एडवांस टैक्स सजेस्ट किया गया। दूसरा सजेशन गवर्नमेंट ने ये भी दिया कि भाई एक साथ पूरा एडवांस टैक्स मत भरो, आप पे बर्डन क्यों है, इंस्टॉलमेंट्स में भर देना। हम भी एक साथ पैसा नहीं मांग रहे, साल के स्टार्टिंग में मांगेंगे तो आप बोलोगे अभी तो कमाया नहीं, कहाँ से भरूं। एंड में मांगते हैं तो हमारे लिए डिले हो जाता है। एक काम करो, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं, हर 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट दे देना। अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लो, अगर पूरे साल का आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है, 25-25 हजार के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट दे देना। इंस्टॉलमेंट का रेशियो एग्जैक्टली ये नहीं है, अलग है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, बट एक एवरेज पकड़ लोगे, चलो 4 पार्ट्स में पैसे दे देना, तो साल के एंड तक जो भी आपका एस्टिमेशन वाला अमाउंट है वो आ जाएगा। साल के एंड में जब एक्चुअल डेटा आपके पास होगा, अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, रिटर्न फाइल करोगे तो कैलकुलेशन कर लेना। अब अगर एक के बदले एक 10 आता है तो ऊपर के 10,000 भर देना, 95,000 आया तो 5,000 हमसे रिफंड ले जाना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये एक्चुअली में काफी कन्वीनियंट है। अब एडवांस टैक्स इन्होंने सबके लिए इम्पोज नहीं किया, एडवांस टैक्स इन्होंने सिर्फ उनके लिए इम्पोज किया जिनकी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है। 10,000 से कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब छोटे एसएससी को परेशान नहीं कर रहे। 10,000 से ज्यादा आपका अगर पूरे साल का टैक्स आता है तो ही आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो बड़े एसएससी, कॉर्पोरेट एसएससी, बिजनेस वाले एसएससी, हाई सैलरी वाले एसएससी, इन सबके लिए नेसेसरी हो गया। सैलरी वालों को तो टीडीएस कट जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस वाले को तो पे करना पड़ेगा। तो क्वार्टरली पेमेंट करने में इजी रहता है, और मुझे प्रैक्टिकली सही लगता है क्योंकि पूरा साल में जब कमा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा भर दिया। मान लो 1 लाख रुपए टैक्स आ गया, साल के एंड में आके बोल रहे लाओ 1 लाख रुपए, अरे एक साथ 1 लाख रुपए टैक्स भरना तो दिल पे लगता है ऐसे, और पैसों का जुगाड़ करना भारी हो जाता है क्योंकि इतने पैसे को स्पेयर लेके नहीं घूम रहा होता है, पैसे कहीं ना कहीं खर्चे में लग जाते हैं। तो एकदम से जब रिटर्न फाइलिंग आती है, सीए बोलता है 1 लाख रुपए टैक्स आ रहा है, बोला अब यार मेरे को तो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, वैसी बात हो गई, और लेट करेंगे तो इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो अगर साल के बीच में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 करके 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे दिया तो भाई आए हुए पेमेंट्स में से निकल जाता है कि चल भाई इंस्टॉलमेंट ड्यू है, 15-20 हजार भरने कोई बात नहीं, फिर वापस 20-25 भरने कोई बात नहीं, साल खत्म होते होते 1 लाख पे कर चुका हूँ। अब मुझे टेंशन नहीं है बैक ऑफ द माइंड। अब जब रिटर्न फाइनल होगा तो जो डिफरेंस का है वही एडजस्ट करना है, वो बड़ी बात नहीं है।
लेकिन आई हुई कमाई में से थोड़ा थोड़ा पे कर दिया। ईएमआई सिस्टम हो गया। तो ईएमआई सिस्टम बड़े अमाउंट में कन्वीनियंट लगता है, तो स्कीम बुरी नहीं है, अगेंस्ट द एसएससी नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं, सरकार के लिए भी अच्छा है, पेयर के लिए भी अच्छा है। तो विन विन सिचुएशन है, उस हिसाब से पूरा प्रोविजन बनाया गया तो सही रहता है। अब आपको पता है आपका टैक्स 10,000 रुपये से कम आने वाला है, तो फिर आप मत पे करो, बात अलग है। लेकिन आपको पता है कि 10,000 से ऊपर चला ही जाएगा, तो बेटर है पहले से आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी। सेक्शन 207 की स्टोरी है, इसमें बोला हुआ है एडवांस टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल है कौन नहीं है। तो पहले तो बोल दिया कि अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, और आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं है। अब ये कौन हुए पता है? पेंशन वाले, एफडी वाले, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न आ रहा है और उसी में से खर्चा चला रहे हैं। पीजीबीपी इनकम है नहीं, 60 प्लस वाला सैलरी पे होता नहीं, रिटायरमेंट की एज है, तो क्या कर रहा होगा? इन्वेस्टमेंट्स के पैसे यूज कर रहा होगा। अब किसी ने अपनी लाइफ टाइम में 10-20 करोड़ बचा लिए होंगे, क्या पता, उसके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न में महीने के 1-2 लाख आते होंगे, तो टैक्स का अमाउंट भी आराम से 20-25 लाख, 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख हो जाता होगा। अब बोला यार उसको एडवांस टैक्स के झमेले में मत डालो, वैसे सीनियर सिटीजन है, हर क्वार्टर में पैसे मांग रहे हो, उसको बोला आप चलेगा, आप साल के एंड में नॉर्मली जब सब पे करते तब पे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि इनसे अगर पे करवा भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक तो रिटायर्ड है, बैठे बैठे इनकम आ रही, फ्री है, साल में 4 बार टैक्स भरना भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एज के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए इनकन्वीनियंस ना हो जाए, इसलिए बोला कि आप एडवांस टैक्स के चक्कर में मत पड़ो, भले आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको एग्जेम्पशन दे दिया। बाकी लोगों के लिए इनसे 208 में वो 10,000 की लिमिट है। अब क्या होता था, पूरे साल में टैक्स भरा नहीं, एडवांस टैक्स, अब रिटर्न कैलकुलेशन चल रहा है, टैक्स 10,000 के आसपास आ रहा है, फिर सेटिंग बिठाते थे हम लोग 9995। हाँ ठीक है, एक बार ऐसा मेरे रिटर्न में ऐसे ही आ रहा था, एकदम 10,000 के नियर अबाउट आ रहा था, तो थोड़ा डिडक्शन लेके, थोड़ा सेटिंग करके, इधर उधर कुछ खर्चा ऊपर नीचे करके जो अमाउंट, टैक्स का अमाउंट वैसा बिठाया 9996, 10,000 से कम है तो एडवांस टैक्स नहीं आया। अब यही 10,000 20 रुपये 25 रुपये दिखा दिया होता तो बोले एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, आपने भरा नहीं, फिर इंटरेस्ट लगा देते उस पर। तो वो फिर कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देख के करना पड़ता है कभी कभी, कि भाई अननेसेसरी लायबिलिटी ना आ जाए। अब आइडिया आ गया कि नहीं 10,000 से ऊपर ही आ रहा है, तो अगले क्वार्टर से अपन पहले ही भर देंगे, ताकि बार बार फिर ये इंटरेस्ट वाला चक्कर ना हो जाए। वैसे पहली बार पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, तो पार्टनरशिप फॉर्म में 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाया, बहुत नॉमिनल, 30% टैक्स, सेस के साथ हो गया 32,000 समथिंग। एडवांस टैक्स तो भरा ही नहीं था, पहले साल में ध्यान नहीं दिया, तो हर क्वार्टर का एडवांस टैक्स बाकी, सब पे इंटरेस्ट चढ़ा दिया, 3-4 हज़ार रुपये तो इंटरेस्ट लग गया। अब अगले साल से ध्यान रहा तो हर क्वार्टर में पे कर देते थे। अब कुछ भी हो, मैं हर क्वार्टर में 10,000 भर ही देता था बिना देखे, फिर 40,000 तो भर के रखो, साल के एंड में देख लेंगे। अब 32,000 टैक्स आया तो रिफंड आ जाएगा, 45 आया तो ऊपर का 5 भर देंगे, लेकिन पे करके रखो, फालतू का इंटरेस्ट नहीं पे करना है। तो ये कैलकुलेशन वैसे चलती है। फिर सेक्शन 210 में बोला है एडवांस टैक्स पे नहीं करोगे अगर आप, और डिपार्टमेंट के नोटिस में आया कि यार ये जितना कमाता है इसका एडवांस टैक्स तो बनता ही होगा, तो उस सिचुएशन में सामने से आपको उनकी तरफ से नोटिस भी आ सकता है कि भाई आपने एडवांस टैक्स क्यों नहीं भरा और पे करो, ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं और क्या पॉइंट है। 211 सेक्शन है, यहाँ आप तारीखों की बात हो रही है, पेमेंट्स की बात हो रही है। एडवांस टैक्स पे करना है तो इंस्टॉलमेंट्स कब पे करने हैं, साल में कितनी बार पे करने हैं, ये स्पेसिफिक है, समझ लो। इसमें इन्होंने 4 डेट्स दे रखी है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। हर क्वार्टर में एक 15th डेट है। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून, तो जून की 15 तारीख। दूसरा क्वार्टर है आपका जुलाई से सितंबर, सितंबर की 15 तारीख। अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर की 15 तारीख। मतलब क्वार्टर एंडिंग आता है ना, उसकी 15 डेट रखी हुई है, और 15 मार्च। आपको इन चारों डेट्स के पहले एक लमसम अमाउंट पे करना है। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आप खुद निकाल लो, आपको जो एस्टिमेट सही लगे, कम ज्यादा आप देख लो क्या करना है। पहला इंस्टॉलमेंट जो आपको भरना है वो 15% के बराबर होना चाहिए मिनिमम। तो अगर आपने 1 लाख का एस्टिमेट निकाला है तो 15,000 भर देना। ज्यादा भरोगे कोई मना नहीं कर रहा है, कम भरोगे तो बाद में फिर इंटरेस्ट लग सकता है, वो भी थोड़ा टेंशन रहता है इसमें। 15 सितंबर तक आते आते टोटल 45% पे हो जाना चाहिए। 15 तो पहले ही पे कर चुके हो, तो बचा कितना ऊपर का 30। अब यहाँ पे इन्होंने टोटल 45 क्यों लिखा है वो समझो, कि किसी ने कम ज्यादा भरा हो, तो किसी ने 20% भर दिया हो तो अभी 25 दे दो, किसी ने एग्जैक्ट 15 भरा है तो अभी 30 दे दो, किसी ने तब कम भरा हो तो अभी ज्यादा भर दो।
बट 15 सितंबर आते आते आपके टोटल एस्टिमेशन का 45% उनको मिल जाना चाहिए, इसलिए लिखा है 45% लेस एडवांस टैक्स पेएबल इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट। समझ आया? 15 दिसंबर तक आते आते टोटल 75% पे हो जाना चाहिए, और 15 मार्च तक आते आते 100%। समझ आ गया? तो ये टोटल लिमिट है। अब इसमें ना ऊपर टाइटल में लिखा था इन केस ऑफ असेसीज अदर देन दोज कवर्ड अंडर 44 एडी, बोला ऊपर टेबल के ऊपर एक सेक्शन है। अब वो सेक्शन मैं आपको पीजीबीपी में पढ़ाने वाला हूँ। सेक्शन का थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि आइडिया लगे कि क्या है। वो प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है। 44 एडी ऐसा बोलता है कि एक्चुअल अकाउंट्स मेंटेन मत करो चलेगा, साल के एंड में टोटल टर्नओवर देख के उस पर एक लमसम टैक्स भर देना, तो साल के एंड में ही समझ आएगा। अब इसमें बीच में आप एडवांस टैक्स मांगोगे तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगी? एक तरफ बोल रहे हो कि अकाउंट्स या हिसाब मत बनाओ, सीधा साल के एंड में सेल्स देख लेना, दूसरी तरफ बोलते हो नहीं हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स पे करो एस्टिमेशन पे, तो फिर एस्टिमेशन तो करना ही पड़ रहा है, तो अकाउंट्स ही मेंटेन ना कर लो, वैसी बात हो गई। तो जो लोग 44 एडी में कवर होते हैं उनको 4 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करने पड़ते, ठीक है? उनको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करना है डायरेक्ट 15 मार्च, साल के एंड वाला। एंड तक तो समझ आ ही जाएगा ना अप्रोक्स टर्नओवर कितना है। अब 15 मार्च में 31 मार्च में कितना ही फर्क रह गया, थोड़े दिन का जो डिफरेंस है वैसा। चलो ये सब कंडीशंस कवर हुई। तो टाइम लिमिट प्रोसीजर वाला पार्ट, अगर डिमांड नोटिस आया है असेसिंग ऑफिसर की तरफ से कि भाई एडवांस टैक्स बनता है भरो, तो अगले 30 डेज के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ेगा वैसा। नेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस इन विच अबव इंटरेस्ट कैन बी वेव्ड। ये तो ऐसा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जेन्युइन पर्सन है, इंटरेस्ट लगाने से या एडवांस टैक्स का बर्डन डालने से उस पर थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा और शायद मैनेज नहीं कर पाएगा, तो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वेवर भी कर सकते हैं कि आप मत पे करो चलेगा एडवांस टैक्स, बाद में दे देना तो भी ठीक है। और अगर आपने नोटिस आने के बाद भी पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? असेसी इन डिफॉल्ट। सीधी बात है, प्रोविजन नहीं फॉलो करोगे तो आपको डिफॉल्टर ही बोलेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, बहुत वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेनली आपको इसमें मॉनेटरी लिमिट 10,000 वाली याद रखनी है, इंस्टॉलमेंट्स कब पे करने हैं उसकी डेट, उसका परसेंटेज याद रखना, और वो सीनियर सिटीजन वाला एग्जेम्पशन। ये बेसिक स्टोरी है, ध्यान रखना वैसा है। अब ऐसा है कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो सेक्शन 219 आपको इसका क्रेडिट देता है। क्रेडिट का मतलब साल के एंड में सेट ऑफ हो जाएगा। पूरे साल में आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया है और साल में एंड में आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1,05,000, तो आपको डिफरेंस का 5,000 ही देना है। 1 लाख तो पहले दे चुके हो, सेट ऑफ हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट लेना बोलते हैं। तो ये 219 में बोला हुआ है वैसा। अब इसमें क्या है ना, अगर आपने बहुत कम एडवांस टैक्स भरा तो प्रॉब्लम है। फिर आप भी सोच रहे हो, बोले मुझे पता है ना मेरा 1 लाख रुपए टैक्स आने वाला है, सरकार को अभी से थोड़ी पता है, उन्होंने तो बोला आप खुद एस्टिमेट करो भरो, हमने एस्टिमेट लगाया 11,000, 10,000 से ऊपर है तो देना पड़ेगा। 11,000 का एस्टिमेट लगा के 4 इंस्टॉलमेंट्स में 11,000 भर दिए पूरे साल में, साल के एंड में टैक्स आया 1,11,000। अब डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है ये कौन सा एस्टिमेशन किया आपने, 1,11,000 और 11,000 में फर्क है कि नहीं? बोले सर आपने बोला था अपने हिसाब से एस्टिमेट करो, मुझे लगा इतना ही आएगा, मैंने भर दिया, बाकी का 1 लाख अभी ले लो। अगर ये होने लग गया तो डिपार्टमेंट को लगेगा हम तो बेवकूफ बन रहे हैं, लोग सिर्फ नाम का मिनिमम टैक्स दे देते हैं, बाकी का तो साल के एंड में भरते हैं। तो जो पैसा टाइम टू टाइम आना चाहिए था वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो इन्होंने इस चीज को काउंटर करने के लिए अगला टॉपिक बनाया, दैट इज इंटरेस्ट। इससे आगे बढ़ के ना नेक्स्ट चैप्टर देखो, साथ में ये कंटिन्यूटी में इंटरेस्ट। सेक्शन 234 ABC, F तक है सीरीज वैसे, बट ये 3 मेन सेक्शंस हैं। इन्होंने ये टॉपिक जो है सेक्शन बनाया वो इसी इंटेंशन से बनाया कि अगर आपने एडवांस टैक्स के नाम पे इनफ पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा हैवी, ठीक है? और इंटरेस्ट का रेट है 1% पर मंथ, मंथली इंटरेस्ट है 1%, पूरे साल का 12% का एवरेज हो गया, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही? ये कंडीशन है। अब 234 की जो सीरीज है वो इसी टॉपिक पे बात करती है कि कब, क्यों और कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो इन्फॉर्मेटिव है ये भी, आपको खाली वो कंडीशन समझनी और कुछ नहीं, देख लो। पहला जो सेक्शन है 234A, वो बोलता है कि अगर रिटर्न फर्निश करने में आपने डिफॉल्ट किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब रिटर्न फर्निश करने में डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है वो समझो। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 25-26,
ठीक है, अब ये खत्म होता है 31 मार्च को, क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है ना, वो 31 जुलाई आती है, कुछ केसेस में 30 सितंबर आती है, और ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर आती है। ये सब डेट्स होती है। एक इंटरनेशनल इनकम वालों के लिए 30 नवंबर भी होती है। ये सब डेट्स रहती है। आपकी जो भी डेट एप्लीकेबल है वो आप कंसिडर कर लो। मान लो 31 अक्टूबर ऑडिट वाली डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आइडियली आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल कर देना होता है और प्लस टैक्स का पेमेंट भी कर देना होता है। ये कंप्लायंस है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो अगले दिन से आप डिफॉल्टर हो गए, डिले कर दिया, अगले दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ बन रही थी वो चुकाने की आखिरी तारीख ये थी, अलॉन्ग विद द रिटर्न। नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे एट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। और ये है आपका सेक्शन 234 कैपिटल ए। अब जितना डिले करना है करो, इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। बात समझ आ रही? तो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट कब से होगा? 1 नवंबर से, अगले दिन से, क्योंकि आपकी रेलेवेंट डेट ये थी। अगर जुलाई होती तो 1 अगस्त से लगना स्टार्ट हो जाता। तो 234A क्यों लग रहा है? रीजन क्या है? रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट। कितने रेट पे लग रहा है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। कहां से लगेगा? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के अगले दिन से। समझ आ रहा है? ये कैलकुलेशन क्लियर? अच्छा, अगर आपने साल के बीच में कुछ एडवांस टैक्स भरा है, कुछ TDS कटवाया है, तो उस पोर्शन पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? साल के बीच में कुछ TDS काटा होगा किसी ने, कुछ आपने शायद एडवांस टैक्स भी भरा होगा, तो जितने नेट लायबिलिटी बाकी है उसी पे इंटरेस्ट आएगा ना। जो पैसा सरकार को इधर उधर से कुछ भी करके मिल चुका है उस पे क्यों ब्याज भरोगे? बात समझ आ रही? तो ये कंडीशन भी यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी है। ये सब चीजें इन्होंने सेक्शन में लिखी हुई है और कुछ नहीं। जो अमाउंट लेस हो रहे हैं ना उसमें ये सब बातें होती है। बोलो, कोई कंफ्यूजन? अब इसमें थियरी में लिखा है इंटरेस्ट ऑन रेगुलर असेसमेंट, वो तो जो आपने खुद किया होता है उसको रेगुलर असेसमेंट बोलेंगे। फिर एक होता है इंटरेस्ट ऑन रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट मतलब आपके रिटर्न भरने के बाद डिपार्टमेंट जब रीअसेस करता है कि ठीक से बनाए कि नहीं, और उसमें गलती निकलती है, तो भी तो ये सेम चीज होगी, इंटरेस्ट तो लगने ही वाला है। तो असेसमेंट आप खुद करो रेगुलर वाला, या डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट करे। अगर डिले हुआ है और शॉर्ट पेमेंट हुआ है तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, सिंपल। वो तो एक भी दिन का पैसा छोड़ने वाले नहीं। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? मेन बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, सब चीजों में डिटेल में जा नहीं पाएंगे क्योंकि काफी सारे सेक्शंस दे रखे हैं जो आपने पढ़े नहीं, तो मेन स्टोरी पे ही फोकस करना है, बहुत वर्ड टू वर्ड नहीं जा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट 234B, ये सेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। 234B, इसका रीजन क्या है वो समझो। मैंने अभी आपको जो एग्जांपल नहीं दिया 1,11,000 वाला, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। डिपार्टमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई देखो, एडवांस टैक्स एक्यूरेटली कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, हम समझते हैं, लेकिन लमसम तो समझ आता है। अभी अगर आपका 1 साल का टैक्स लायबिलिटी 1 लाख के अराउंड आने वाला है, तो आप लमसम तो गिन ही सकते हो कि हाँ इस रेंज में आएगा। अब 1 लाख आने वाला और आपने 25,000 का एस्टिमेट लगाया, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? 1 लाख का आपने 90,000 गिना, समझ आया, 95 गिना, 85 गिना, 80 गिना, आपने सीधा 20-25,000 गिना, तो आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। फिर ये ऐसा दिखाएगा कि आपने नाम का टैक्स भर दिया और मेजॉरिटी पैसा बाकी रखा। तो 234B ऐसा बोलता है कि आप पूरे साल में जितना भी एक्चुअल एडवांस टैक्स भरते हो वो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के 90% के बराबर तो होना ही चाहिए। 90%, मतलब आपको वेरिएशन कितना दिया पता है? सिर्फ 10% का। तो अगर आपको लगता है या आपका फाइनली टैक्स 1 लाख आया है, तो पूरे साल में 90,000 तो एडवांस टैक्स पेड होना चाहिए। 90,000 से कम पे किया होगा ना, तो पूरे डिफरेंस के अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? वही 1% पर मंथ। रेट तो सेम ही है पूरे चैप्टर में, इसलिए उसका प्रॉब्लम नहीं है। और कब से लगेगा पता है? असेसमेंट ईयर की पहली तारीख से। मैं इसको थोड़ा सा वापस से कैलकुलेशन के हिसाब से समझा देता हूँ, या यहीं पे देखना है तो इसी में देख लो, कंपेयर भी कर पाओगे। ये आपका फाइनेंशियल ईयर था, इस डेट पे खत्म हो रहा था। इसके बाद अगली तारीख से क्या स्टार्ट होता है? असेसमेंट ईयर, यही होता है। इन्होंने बोला 234B का इंटरेस्ट यहां से लगना शुरू हो जाएगा असेसमेंट ईयर की पहली तारीख से। रिटर्न फाइलिंग तक का वेट नहीं करेंगे, सीधा यहां से इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। इंटरेस्ट क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 100 की आई और आपने जो पेमेंट किया वो 90 से कम है, 90 तक चलेगा। अगर 90% आपने भरा है तो वो 10% आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे दे देना, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 89 भरा है तो पूरे 11 रुपए पे इंटरेस्ट लग जाएगा।
90 से शॉर्ट हो गया तो फुल डेफिशिएंसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने पूरे साल में जो एडवांस टैक्स भरा वो 85 भरा और टैक्स आया कितना 100, मिनिमम 90 भरना चाहिए था। डेफिशिएंसी कितनी है 15, ये पूरे 15 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा फुल डेफिशिएंसी पे। बात समझ आ रही? कब से कब तक? इस तारीख से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक। जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक ब्याज तो लगता रहेगा। बहुत सिंपल स्टोरी। ठीक है, देख लो।
कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक 234B। अब देखो इस ब्लॉक में नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 234C। सबसे इंटरेस्टिंग यही वाला है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है डिफर्ड पेमेंट्स की। 234C में लोग कर क्या रहे हैं और क्यों इंटरेस्ट लग रहा है वो आप समझो। डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की बात हो रही है। अब ये नॉर्मली भी लोग करते हैं, जैसे पेमेंट देना होता है किसी को। अब मैंने आपको बोला कि भाई जो भी आप गुड्स खरीद रहे हो उसका पेमेंट मुझे ये तारीख पे कर देना, 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट आज देना है। अब आज वाला इंस्टॉलमेंट कल देता हूँ, परसों देता हूँ, करवाता हूँ, ये वो करके आपने डिले कर दिया। अब डिले करते करते इतना डिले कर दिया कि दूसरे इंस्टॉलमेंट के पास आ चुका है टाइम, ठीक है। तो वैसा कुछ है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है या 4 में करना है सपोज। तो पहला मैंने आज मांगा था, आपने दिया यहाँ पे, टाइम खींच लिया। अब मैंने 2 दिन बाद फोन किया, भैया वो दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका। अरे भैया अभी 2 दिन पहले तो पैसे दिए, क्या दूसरा इंस्टॉलमेंट? अरे भाई वो तो ये वाला आपने लेट पे किया। बोले अभी पैसा भी तो होना चाहिए, अभी तो आपको पे किया, अभी 2-4 दिन तो रुक जाओ। अब 2-4 दिन रुकते रुकते ना यहाँ तक रुकवा दिया आपने। तो जो दूसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आना चाहिए था वो यहाँ पे आया। समझ आ रहा है? तो तीसरा इंस्टॉलमेंट मांग रहा हूँ मैं। बोले क्या भैया रोज रोज फोन करते हो, अभी तो कल पैसे भेजे थे। मैं बोला भैया तो 2 महीने पहले के भेजे थे जो आज दिए आपने, अब जो आज वाले ड्यू है वो कब दोगे? बोले 4 दिन शांति रखो, दे दूंगा, कुछ तो सोचो आप। ऐसे करके आप ही मुझे सुना रहे हो। अब पेमेंट आ नहीं रहा है। अब जो तीसरा पेमेंट यहाँ पे आना था वो आ रहा है यहाँ पे। अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, बोले जब देने दे देना, कोई फायदा नहीं इसको बोल के, अभी तो ये वाला बाकी है। समझ आ रहा है? अब जो ये वाला है उसके लिए मैंने 10 फोन कर दिए, यहाँ पे जाके आपने वो पेमेंट किया है मुझे। बात समझ आ रही? तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन टाइम खींच लिया। जो यहाँ पे देना था वो यहाँ पे चुकाया, जो यहाँ पे देना था यहाँ पे चुकाया, ये वाला यहाँ पे चुकाया और ये वाला सीधा यहाँ पे चुकाया। अब लोग ऐसा करते हैं बिजनेस में, 10 बार फोन करो, देखो पैसे कल भी देने आज भी देने, दे के खत्म करो ना। 4 दिन खींच के मतलब क्या है? लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट सबको पता है। जो ब्याज का डिफरेंस आ जाता है ना, लोग क्या है ना एक दूसरे का पैसा यूज कर करके ब्याज बचाने की रेस में लगे हुए हैं। बस प्रॉब्लम वो है कि भाई जो पैसा ये आज मांग रहा है उसको मान लो 50,000 देना है, 2 महीने बाद दूंगा, खींचता रहता हूँ। पैसे तो पड़े देने के लिए, लेकिन क्या 2 महीने बाद दूंगा तो 50,000 रुपये पे मेरा ब्याज बच गया, वही पैसा कहीं और काम आ जाएगा, ये गिनती लगाते रहते हैं। 2 महीने में क्या 500-1000 रुपये बचा लिया उसके ऊपर, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट बनता होगा। अब 50,000 रुपये का 1 महीने का 1% भी गिना होगा तो 500 रुपये हो गया। 2 महीने उसको धक्के खिलाए, 1000 रुपये बचा लिए। लोगों की गिनती ऐसी होती है, बिजनेस में सबका दिमाग ऐसे चलता है, हर कोई एक दूसरे का पैसा नहीं दे रहा। अब 2 महीने बाद भी देने 50,000 ही है, 2 महीने में समझ लो आपने 1000 रुपये का ब्याज बचा लिया। तो या तो ऐसे डिस्काउंट मांग लो या वैसे पैसा खींच लो। तो लोग यही करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरमेंट ऑफ पेमेंट। अब ये डिफरमेंट ऑफ पेमेंट वाला गेम तो आप सरकार के साथ भी खेलोगे, उनको मालूम है। उन्होंने क्या बोला था, पहला इंस्टॉलमेंट 15%, दूसरे इंस्टॉलमेंट तक 45%, तीसरे इंस्टॉलमेंट तक 75% और चौथे इंस्टॉलमेंट तक 100% पूरा पे कर देना। यही बात हुई थी। अब अगर आप ये इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, ये बात अपन ने देखी। आप क्या कर रहे हो, पेमेंट तो कर रहे हो लेकिन एकदम खींच खींच के। यहाँ पे आपने पेमेंट किया 5%, समझ आ रहा है? मांगा कितना था 15, किया कितना 5। यहाँ तक आते आते आपने पेमेंट किया 10% टोटल। यहाँ तक आते आते आपने पेमेंट किया 25% टोटल। और यहाँ आते आते ने 1 दिन पहले पूरा भर दिया 100 पूरा। अब एंड डेट पे देखो हिसाब खत्म हो चुका है। अब सरकार को बोले सर दे तो दिए पैसे, 2-4 दिन आगे पीछे होता है। बोले ये टोपी हमको मत पहनाओ, ये हमारा काम है, हम सबको टोपी पहनाते तुम हमको पहना रहे। बोले ये सब नहीं चलेगा। ये जो तुमने डिले किया ना, जो 15 मुझे यहाँ तक मिल जाना चाहिए था वो 15 तो यहाँ तक भी नहीं मिला। तो ये जो टाइम खींच रहे हो ना, ये सब पे इंटरेस्ट लगेगा, सीधी बात है। और वो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे इस सेक्शन में 234C में। ये सारा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है। अब जैसे ही ये सब बातें आएंगी 15%, 45%, फिर 80 बोला बन रहा है। बोले सर ऐसे कैसे होगा, एग्जैक्टली 15% यहाँ पे मैं कैसे पे करूंगा, कुछ तो ऊपर नीचे होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी तो समझ ही नहीं आती। तो ये आप एकदम 15% के सामने मेरे से 15% मांगोगे तो ये तो गलत हो गया। एक थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है। डिपार्टमेंट बोला हाँ ठीक है वो हम समझ लेंगे, ये थोड़ा बहुत में नहीं आता है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये थोड़ा बहुत में नहीं आता है, ये बहुत में आता है। थोड़ा चलेगा, बहुत नहीं चलेगा। तो बोले सर वो थोड़ा कितना है वो बता दो, उतना तो खींचे हम लोग कम से कम। अब थोड़े में जो वेरिएशन अलाउ किया वो ऐसा है, 15% के सामने थोड़े मैं रेट्स लिख देता हूँ एक बार, बात धीरे धीरे समझ आएगी। 15 के सामने 12 लिखा है मैंने, 45 के सामने 36, 75 के सामने 75, 100 के सामने 100, ऐसे कुछ रेट्स लिखे हुए हैं। अब ये रेट्स क्या है वो समझो। इसमें ऐसा कुछ है कि आप एक एस्टिमेशन बिठा लो
एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कि भाई पूरे साल का आपका टैक्स कितना आने वाला है। मान लो आपने एस्टिमेशन ले लिया 1 लाख। अब 1 लाख के हिसाब से आप परसेंटेज गिनोगे और पे कर दोगे। पहला इंस्टॉलमेंट में 15,000 भरोगे, दूसरे तक 45 पूरा कर दोगे, तीसरे तक 75, चौथे तक 100। लेकिन साल के एंड में जो आपका एक्चुअल टैक्स आएगा वो जरूरी एग्जैक्टली 1 लाख होगा, कम ज्यादा आ सकता है। मान लेते हैं कुछ ज्यादा आ गया, 1,20 या 1,25 कर देते हैं, 1,25 आ गया। समझ आ रहा है? तो आइडियली तो आपको जो इंस्टॉलमेंट भरने चाहिए थे वो 1,25 के हिसाब से भरने चाहिए थे, 15, 45, 75, 100 ऐसा करके। अब डिपार्टमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत वेरिएशन आया होगा, अब थोड़ा बहुत में हम कितना अलाउ कर रहे हैं वो समझना। वो ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, आपकी एस्टिमेशन का जो 15% है जो आपने भरा वो एक्चुअल के 12% से कम नहीं होना चाहिए। आपकी एस्टिमेशन का जो 15% है वो एक्चुअल के 12% से कम नहीं होना चाहिए, उतना तक हम चला लेंगे। अब देखो इसका 15% कितना होगा, 15,000 होगा, तो आपने यहाँ पे 15,000 भरा होगा। इसका 12% कितना होगा, वो ना 125 का एग्जैक्ट मैच हो गया, 15,000 बच गया। उन्होंने ऐसा बोला था आपके एस्टिमेशन का 15% आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के 12% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्ट आया है तो बच गया। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी वेरिएशन पे मैच नहीं करेगा, मैं नंबर ही वैसा ले लिया, चेंज कर रहा हूँ उसको, वो फिर सभी में मैच कर जाएगा। वो रेशियो इतना हो गया, 1,40 ले लेते हैं। 1,40 का 12% गिनो ना कितना हो रहा है, कितना 16,800। यहाँ बात बराबर समझ आएगी। आपने भरा था 15, इन्होंने बोला आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 12% तो आपको भरना ही चाहिए था। कितना हो गया, 16,800। तो 16,800 कम से कम भरना चाहिए था, आपने भरा 15,000। यहाँ पे आपने कर दिया डिफरमेंट। डिफरमेंट का मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी नीचे चले गए। अब ये जो डिफरेंस का अमाउंट है वो हम आपसे वसूल करेंगे या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वैसा शॉर्ट स्टोरी वैसी। यहाँ पे देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने भरा होगा 1,00,000 पे 45%, मतलब टोटल यहाँ तक कितना जमा करा दिया होगा, 45,000। वो लोग बोल रहे हैं कि 1,40 पे 36% गिन के देखो कितना होता है, गिनो ना, 54,000, 50,400। हाँ, कम से कम इतना तो आपको भर देना चाहिए था, बट अगर इससे कम है तो ब्याज लगेगा। समझ आ रहा है? तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हम चला सकते हैं, 100 मांगा 90 दे दिया, 80 दे दिया, एक लिमिट से कम होगा तो नहीं चलेगा। ये जो वेरिएशन है ये एक्चुअली 20% का है। 15% और 12% में जो गैप होता है वो 20% का गैप होता है। इसमें से 20% माइनस करोगे ना तो 12 आ जाएगा। 20% वेरिएशन अलाउ किया उन्होंने कि आप जो भर रहे हो 100 समझ के वो 80 के बराबर होगा तो भी ठीक है, बात वैसी है। 45 और 36 में भी 20% का डिफरेंस होता है। 45 माइनस 20% करो तो 36 आ जाएगा। तो उन्होंने 20% वेरिएशन अलाउ किया। थर्ड इंस्टॉलमेंट तक आते आते वेरिएशन अलाउ नहीं किया। 75 के सामने 75, 100 के सामने 100। कि जैसे जैसे साल एंड होता जाता है ना, क्लैरिटी आती जाती है कि कितना अमाउंट बनने वाला है। शुरू में थोड़ा बहुत डेविएशन समझ आता है, बाद में डेविएशन नहीं करना है। बात क्लियर हुई? वैसा अब ये चीज अभी सिर्फ आपको रेट समझाए, पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा ना तो समझ आएगा कि काम कैसे करता है। अभी इतना नहीं पता चला होगा, थोड़ा लमसम आइडिया लगा होगा पार्ट्स में। पूरा कैलकुलेशन आपको कराऊंगा कुछ वैल्यूज लेके, उसमें फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में टैक्स कितना देना था, कितना आपने दिया, इंटरेस्ट कहाँ लग रहा है और कितने पे लग रहा है। ये कैलकुलेशन के साथ देखेंगे तो समझ आएगा। चलिए तो ये कैलकुलेशन कर ही लेते हैं क्योंकि चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है, ये टॉपिक है। चलो पहले कॉलम्स बना लेता हूँ कौन कौन सी है। एक डेट वाली कॉलम आएगी आपकी, फिर एक आएगा कितना आपने टैक्स पे किया, एक आएगा टोटल टैक्स कितना बनता है, एक आएगा मिनिमम टैक्स कितना बनता है, फिर एक इंटरेस्ट का रेट,
और एक इंटरेस्ट का अमाउंट। इतने कॉलम्स आएंगे आपके 6, ठीक है। थोड़ा यहाँ स्पेस ज्यादा छोड़ना क्योंकि लिखने के लिए जगह चाहिए होगी। मैं ऊपर लिख दूंगा तो चलेगा। एक डेट का कॉलम, उसका ऑर्डर भी एक बार देख लेता हूँ क्या। ये है आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, ये है रेट, और ड्यूरेशन। एक कॉलम आई थिंक मैं और भूल गया हूँ, एक कॉलम और आनी चाहिए थी, डेफिसिट वाली कॉलम आएगी। मिनिमम पेएबल टैक्स, एक कॉलम ऐड कर लेना और एक रह गई। सात कॉलम है। एक डेट की कॉलम में मैं समझा देता हूँ किसमें क्या है। दूसरा है एडवांस टैक्स कितना आपने पे किया। एक है मिनिमम एडवांस टैक्स कितना पेएबल है। एक एक्चुअल कितना टैक्स पेएबल है। डेफिशिएंसी, रेट और अमाउंट, ऐसे कॉलम्स है। इसके लिए एक स्टैटिक डेटा चाहिए अपने को, वो भी पहले समझा देता हूँ क्या है। डेटा में चाहिए एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी, आपने कितना कैलकुलेट किया। मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपने एस्टिमेट किया। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो साल के एंड में पता चलती है वो आई 1,50,000 रुपए। ये डेटा है जो आपके पास सम में होना चाहिए। चलिए अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं क्या करना है। हमने जो टैक्स भरा होगा वो तो इसको बेस बना के भरा होगा 1 लाख को, बट भरना चाहिए था इसके हिसाब से। बात समझ आ रही? तो कैलकुलेशन इस बेसिस पे होगा। अब वो टेबल फिलअप कर लेते हैं। अपनी जो डेट्स हैं वो है 15 जून, जो भी अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26। फिर आएगा 15 सितंबर, फिर आएगा 15 दिसंबर और लास्ट में आएगा 15 मार्च। ये डेट्स होंगी। आपने एडवांस टैक्स 1 लाख के बेसिस पे पे किया होगा। मैं एक बार यहाँ पे रेफरेंस के लिए 1 लाख लिख रहा हूँ। 1 लाख का 15% आपने यहाँ तक पे किया होगा 15,000। यहाँ तक क्यूमुलेटिव लेंगे आइए। यहाँ तक पे किया होगा 45,000, यहाँ तक 75,000 और यहाँ तक पूरा 1 लाख। यही आपने पेमेंट्स किए होंगे। अब पहले देख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है? ध्यान उसमें नहीं देगा तो बेटर है। यहाँ पहले समझ लो, बाद में लिख लेना आराम से। एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना होगा? एक्चुअल टैक्स पेएबल के लिए आप जो अमाउंट कंसिडर करोगे वो तो 1.5 लाख होगा ना। ठीक है, आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख के ऊपर अगर गिनने जाए तो कितना आपको एक्चुअल में पे करना चाहिए था? 1,50,000 रुपये 15%, ये आएगा 22,500। फिर 1,50,000 रुपये 45%, 67,500। फिर 1,50,000 रुपये 75%, 1,12,500, ये यार। और यहाँ तक आते आते पूरा 1,50। ये एक्चुअल पेमेंट आपको करना चाहिए था और ये आपने पेमेंट किया। बट अब पॉइंट ये है कि इतना एक्यूरेट तो कोई इवेल्युएट कर नहीं पाएगा। डिपार्टमेंट ने आपको कुछ वेरिएशन अलाउ किया था और वो वेरिएशन वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। इसको बोलेंगे मिनिमम टैक्स पेएबल, वैसा है। अब वो वेरिएशन वाला पार्ट कैसे गिनेंगे? उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपने इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
15% के बदले 12% भी भर दिया होता ना तो भी हम चला लेते। तो 1,50,000 का 12% कितना होगा? 18,000। सही है। तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपने 18,000 भी पे किया होता तो भी हम मान लेते कि चलो ठीक है, इतना वेरिएशन चलता है। आपने कितना पे किया? 15। ये गलत हो गया। एक्चुअल तो इतना पेएबल था, इससे नीचे चले गए तो गलती कर दी। अब हम आपसे इंटरेस्ट वसूल करेंगे इसको डिफरमेंट मान के। और इंटरेस्ट कितने पे वसूल करेंगे पता है? ये पूरे अमाउंट पे। ये पूरा गैप जो है ना, ये डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी काउंट करनी है, आप कॉलम नंबर दे सकते हो। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4। ये है आपका कॉलम नंबर 5। डेफिशिएंसी जो आएगी वो होगी 4 - 2। ऐसे गिन सकते हैं। डेफिशिएंसी निकाली कैसे? 4 - 2। ठीक है। फिर बाकी का भी ये टेबल ऐसे ही पूरा करना है। एक्चुअल टैक्स पेएबल 67,500। अगर आपने यहाँ पे 45% के बदले 36% भी पे कर दिया होता हम चला लेते। 1,50,000 का 36%, गिनो कितना? कितना? 54,000। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इसके बदले इतना भी दे देते ना चलता, पर आपने कितना पे किया? 45। डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई। अब पूरी डेफिशिएंसी के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। ये डेफिशिएंसी है 22,500। सही। यहां तक आते आते तो उन्होंने मार्जिन खत्म ही कर दिया। बोले यहां तक तो आपको पूरा ही पे कर देना चाहिए था 75। फुल डेफिशिएंसी पे इंटरेस्ट लगेगा। ये आएगा 37,500। यहाँ पे भी सेम पूरा 1,50 पे हो जाना चाहिए था। आपने पे किया 1,50,000 की डेफिशिएंसी। बोलो बात क्लियर है? ये है आपके अमाउंट जिन पे इंटरेस्ट लगेगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सिंपल था। अब कितना इंटरेस्ट लगेगा? ये 7,500 जो इस डेट पे हो जाना चाहिए था वो एक्चुअली तो अगली डेट पे हुआ है। समझ आया? देखो पहली डेट पे आपने पे कितना किया? 15,000। डिपार्टमेंट को चाहिए था 22,500। अगली डेट पे आपने और 30,000 भेजे होंगे तभी 45 बना होगा। वो 30 में से पहले तो ये लोग 7.5 काटेंगे, ये तो पिछली बार का है, बाकी का इस बार आया, वैसे ही काउंट होगा। तो ये 7,500 जो यहाँ डेफिशिएंसी दिख रही है वो एक्चुअली में पे ऑफ तो यहाँ हुई होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये पैसा यूज किया 3 महीने तक। तो इस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वही है 1% पर मंथ। तो 3 महीने का कितना हो गया? 3%। तो 7,500 पे 3% ये होगा 225 रुपए। आया? इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम ये डेफिशिएंसी पेमेंट करना था यहाँ पे किया यहाँ पे, फिर 3 महीने के लिए यूज कर लिया पैसा, 3% ब्याज। कितना लगेगा? ये 675। ये 37,500 में भी सेम इशू, 3%। कितना हो रहा है? ठीक है, क्लियर है? लास्ट क्या बचा? ये वाला। ये पैसा 15 मार्च को आपको पे करना था, आपने पे नहीं किया। अब इसके लिए 3 महीने नहीं काउंट होंगे, इसके लिए डेडलाइन काउंट होगी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसका रीजन है 1 अप्रैल से तो फिर वो 234B लग जाता है, ये नहीं लगता, ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में ही लगता है। तो ये तो 15-16 दिन ही हो रहे हैं ना, तो इसको कितना काउंट करेंगे? 1 मंथ। पार्ट ऑफ अ मंथ इज 1 मंथ। तो 1% ही लगेगा, 3% नहीं लगेगा। ये कितना हो जाएगा? 500। ये लो टोटल कर लो, ये आपका आ गया 234C का इंटरेस्ट। कितना आ रहा है देख लो। $2,525 आया ही। ये आपका इंटरेस्ट पेएबल है। ऐसे गिनते हैं 234C। थोड़ा टेबल्स बना लोगे, लिख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, एक आध सम सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब रियल लाइफ में ये चीज सॉफ्टवेयर गिन लेता है, आपको सिर्फ डेटा डालना होता है, पूरा गिन के दे देता है, ये अमाउंट आ जाता है। अपने को गिनना भी नहीं होता है। कितने सीए लोगों को भी ध्यान नहीं होगा जो रोज रिटर्न करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर काम करता है, फिर अपन मैन्युअली को दिमाग लगाए। अपने को पता है कंसेप्ट, लेकिन ऑटोमेटेड होता है आजकल, ये सब कोई गिनना नहीं पड़ता मैन्युअली। बट अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सेक्शन समझ में तो आना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे गिन रहे हैं वो तो पता चले। तो क्लाइंट को बोलो भैया मिनिमम भर दो, 18,000 पहुंचा देना कम से कम, फिर बाद में अगर उससे कम भरोगे तो ब्याज लगेगा। ये 18,000 आपने भर दिया होता पहले इंस्टॉलमेंट में तो 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगता आपका, ये पॉइंट है। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा करना होता है। बोलो कंफ्यूजन?
बोलो, नोट कर लिया, कंप्लीट। चलो आगे देखें। अब आगे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, एक थियरी प्रोविजन है। अच्छा, इसमें भी वो 44 एडी वाली कंडीशन सेम है। ये सब इंटरेस्ट उनको लगता है जो 44 एडी में कवर नहीं होते। 44 एडी वाले को तो 15 मार्च को भरना होता है डायरेक्टली, तो वो अगर डिले करता भी है तो उसको तो सिर्फ यही वाला लगेगा, ये सब तो लगेगा ही नहीं ना, ठीक है वैसा है, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद 234F एक सेक्शन है। यहाँ पे बोला है अगर आपने रिटर्न भरने में डिले किया तो क्या होगा। तो रिटर्न भरने की जो भी डेडलाइन होती है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, वो सारी बातें सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में लिखी है। ये अपन आगे रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ये डिले होता है तो आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भर दो, उससे लेट करना अलाउड नहीं है, फिर रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा सिस्टम में। और अगर डिले हुआ है तो इसमें फ्लैट फीस लगती है 5,000 रुपये, ये लेट फीस है, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट अलग है, लेट फीस अलग है। यहाँ पे ना 5,000 रुपये आपको लेट फीस देनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज आपने टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल नहीं किया। 234F ये बहुत सीरियसली आप पे इम्पोज करता है। और इसमें एक कंडीशन भी है, अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, मतलब वो रिबेट वाला कैटेगरी, तो रिबेट वाले में तो एक्चुअल टैक्स जीरो हो जाता है। अब सोचो जिस असेसी की टैक्स लायबिलिटी ही जीरो है, वो रिटर्न भरने में लेट हो जाए और उसको 5,000 रुपये फीस देनी पड़े तो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा उसके साथ। बेचारा टैक्स लायबिलिटी जीरो, 5 लाख से कम कमाने वाला असेसी, और उसके ऊपर सीधा आपने 5,000 रुपये का फाइन लगा दिया, तो मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए भारी पड़ जाएगा। तो उसके लिए वेवर है, 1,000 रुपये भरना पड़ेगा पेनल्टी, 5,000 नहीं लगेगा लेकिन 1,000 तो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि रिटर्न टाइमली भरो। पहले ऐसा था 1 साल का रिटर्न तीसरे साल तक भर सकते थे, ये 31 दिसंबर पे रोक दिया ना, ये अगले 2 साल तक खींचता था। गवर्नमेंट ने बोला यार ये क्या है, रिटर्न फाइल करने में 2-2 साल क्यों लगा रहे हो, भर के खत्म करो। तो बोला आपको 31 दिसंबर तक का ही टाइम देंगे, उससे आगे नहीं, उसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर रह जाएगा और उसमें 5,000 रुपये फाइन लगाएंगे। तो बोले कंप्लायंसेस जो है वो टाइम टू टाइम फॉलो होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट कंप्लायंस पे स्ट्रिक्ट हो रही है तो आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा वैसा। तो ये पॉइंट है। तो बस 234F में इतनी ही कंडीशन है और कुछ नहीं। बोलो कुछ कंफ्यूजन। चलिए, तो ये भी चैप्टर आपका इंटरेस्ट वाला जो है वो यहाँ पे कंप्लीट।